नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले या क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिसको भी ये लगता है कि जीएस मुझे याद नहीं होती, जीएस में मुझे बड़ी समस्याएं आती हैं, मैं लंबे समय तक याद नहीं रख पाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। कुछ नए तरीके से पढ़ते हैं, कुछ नए तरीके से समझते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति की। तो ये जो 1857 क्रांति थी, कोई एक दिन में उपजा हुआ कोई विद्रोह नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सैन्य कारण अलग थे, राजनीतिक कारण अलग थे, आर्थिक कारण अलग थे, सामाजिक कारण अलग थे, तो सांस्कृतिक कारण अलग थे। अगर इन सबको हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा और लेक्चर कम से कम 1.5 घंटे के आसपास का अवश्य हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, लेकिन मोटी मोटी चीजें हम समझ लेते हैं कि 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी का जो दौर था, इस समय यूरोप में विचारधारा पनप रही थी। वो थी बुलियनिज्म की विचारधारा, या इससे सीधे शब्दों में समझो गोल्ड प्लस सिल्वर की विचारधारा। ठीक है, हर किसी में होड़ लगी हुई थी धन कमाने की। ठीक है, और यहीं पे चल रही थी कॉलोनिज्म की विचारधारा, यानी कि कॉलोनी बनाने वाली विचारधारा। कॉलोनी यानी कि उपनिवेशवाद की विचारधारा इस समय चल रही थी कि ये किसी भी कंट्री को अपना क्या बनाते थे, कॉलोनी बनाते थे, उपनिवेश स्थापित करते थे। तो होता क्या था कि जिसके पास जितनी कॉलोनियां अधिक होंगी वो राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। ठीक है, अभी हुआ ये कि लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी ने एक मोनोपोली दे दी। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मोनोपोली दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अधिकार पत्र व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए। देखो, चीजों को समझते हैं, बात सीधी सीधी कहां करते हैं, ये थोड़ी सी चीजें मैंने आपको बताई। बात करते हैं 1857 क्रांति की। तो यहाँ होता क्या है कि 1856 में अंग्रेज एक कानून लेके आते हैं। 1856 में अंग्रेज एक कानून लेके आते हैं जिसको बोला जाता है, जिस कानून का नाम होता है सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम। अब ये सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम, चीजों को समझना, जिसने कभी भी जीएस ना पढ़ी हो, कभी भी इन चीजों को ना पढ़ा हो, तो उसके लिए बता देता हूं। थोड़े समय के लिए मेरे साथ बने रहिए और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होने वाला है। एक अलग तरीके से हम जीएस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, इस समय जो चल रहा होता है अंग्रेजों का शासन भारत के अंदर, गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग, और इसी समय एक कानून लेके आते हैं कि सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम। इसके तहत अंग्रेज जरूरत पड़ने पर भारतीय सैनिकों को विदेश भी समुद्र के रास्ते से भेज सकते थे। लेकिन भारत में जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग माना जाता था कि समुद्र को लागना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो इससे क्या है, इससे भी अंग्रेजों के प्रति एक अलग तरह की भावना, कहूं तो इनके खिलाफ क्रूर भावना किसके अंदर पैदा हुई, भारतीय के अंदर पैदा हुई। और यहीं पे होता है कि यहीं पे ये सेना के अंदर एक राइफल लेके आते हैं जिसका नाम होता है एनफील्ड राइफल। कौन से राइफल लेके आते हैं? एनफील्ड P53। ये राइफल लेके आते हैं किसके अंदर? सेना के अंदर। जो किसके स्थान पे आती है? ये आती है ब्राउन बेस के स्थान पर। इससे पहले जो राइफल चलती थी सेना में उसका नाम होता था ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस के स्थान पर एक राइफल लेके आए थे जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस डाला जाता था, तो उस पे जो कागज लिपटा हुआ होता था, चिकनाई जो लगी हुई थी कागज पे, ऐसी अफवाहें चल रही थी कि उस पे गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था चिकनाई के लिए। तो यहाँ पे जो रूमर चल रही थी, या यहाँ पे जो चीजें चल रही थी, इसी को लेके सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के अंदर, देखो अंग्रेजों के समय में हमारी 3 पुरानी छावनी है, जैसे मैं बोलूं अंबाला कैंट, मेरठ कैंट और बैरकपुर कैंट। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अंग्रेजों के समय की पुरानी छावनी है। तो यहाँ पे होता क्या है, मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का जवान था, और वहां पे कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि मंगल पांडे ने
जो जनरल ह्यूसन थे और जनरल बाग थे, दोनों को गोली मार दी। अब दोनों को गोली मार दी। गोली मारने के बाद मंगल पांडे को पकड़ मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसका कंटिन्यू कोर्ट मार्शल चलता रहा और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद ये चिंगारी जो वहां पे पनपी थी, इसको कुछ समय के लिए शांत कर दिया गया, लेकिन ये चिंगारी एक ज्वाला के रूप में जो भड़की, वो भड़की थी मेरठ से, और मेरठ में भड़की थी ये 10 मई को। 10 मई 1857 का ये दिन था और इस दिन ये चिंगारी भड़की ज्वाला के रूप में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। जब ये ज्वाला के रूप में भड़की तो जो भारतीय शासक इस समय थे, भारतीय शासक जगह जगह पर इसमें विद्रोह हुए और जो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने जगह जगह इस विद्रोह को शांत करने के लिए अपने जो ऑफिसर्स थे अंग्रेजों के, इनको सेना के साथ जो विद्रोह जगह जगह हो रहे थे, इन्हें दबाने के लिए, इनका दमन करने के लिए अलग अलग जगह सेनाएं भेजी। तो होता क्या है, हम बात करेंगे दिल्ली की। किसकी बात करेंगे भैया? दिल्ली की बात करेंगे। चीजों को समझना है और बिल्कुल जुड़ना है, एक नए तरीके से पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग। दिल्ली देखिए, दिल्ली जो शहर है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये स्थान है जहां पे विद्रोह हुआ। भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, उनके नाम यहाँ पर हैं। दमनकर्ता कौन थे, उनके नाम यहाँ पर हैं। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। इससे पहले शासन रहा था लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली जो है रैलियों का शहर बोला जाता है। किसका शहर बोला जाता है भैया? रैलियों का शहर बोला जाता है। और दिल्ली जो है, दिल्ली आपका किसके किनारे है? ये यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। चीजों को समझना, दिल्ली बोला जाता है रैलियों का शहर और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। अब ये बहादुर शाह जफर जो था, ये 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला। इसकी उम्र थी 80 वर्ष। सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति जो दिल्ली की राजगद्दी पे इस समय बैठा हुआ था। और इसका एक मुख्य सेनापति था बख्त खां, जो सेना का कामकाज, ये सारी जिम्मेदारी बख्त खां की ही होती थी। होता क्या है कि बहादुर शाह जफर का नाम था बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन जफर नाम की कविता किया करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर कहा जाता है। अब होता यह है, चीजों को सुनना और जोड़ना है। जो ये बहादुर शाह जफर था, ये मुगल वंश का अंतिम सम्राट था। मुगल वंश का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सॉरी, सम्राट नहीं बोलेंगे, बादशाह बोलेंगे। और बादशाह शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी? जब मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पूरा इतिहास पढ़ लेना, पूरा इतिहास पढ़ लेना। अगर इतिहास के अंदर सबसे पहले आपको बादशाह शब्द मिलेगा तो तब मिलेगा जब 1526 में बाबर ने स्थापना की थी। किसकी? मुगल वंश की। तो 1526 में स्थापना की थी बाबर ने मुगल वंश की। किसकी? मुगल वंश। किसने की स्थापना? ये की थी बाबर ने। और इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब चीजों को जोड़ते हैं, थोड़ा सुनिएगा। होता क्या है कि दिल्ली के अंदर नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर, यानी कि इनके मुख्य सेनापति सेना की कमान संभाल रहे हैं। और अंग्रेजी दमनकर्ता निकलसन हडसन इस विद्रोह को शांत करने के लिए आ चुके हैं। तो यमुना के किनारे कौन सा शहर है? दिल्ली। दिल्ली किसके किनारे बसा हुआ है? यमुना के किनारे। और दिल्ली को बोला जाता है रैलियों का शहर। थोड़ा सा सुनिएगा। मानो यमुना में क्या होता है भैया? पानी। और पानी के किनारे कौन रहती है? बत्तख। कौन रहती है भैया? बत्तख रहती है पानी के किनारे। अब पानी के किनारे बत्तख रहती है, आप थोड़ा समझिएगा। समझो कि जैसे हमें चीजों को समझना, हमें केवल जीके को याद करना। ये मैं बोल रहा कि मैं बोल कर रहा हूं, केवल ये देखिए कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन चीजों को जोड़ते हैं। तो पानी के किनारे कौन रहती है? बत्तख। सपोज यमुना का पानी धीरे 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 कम होने लगे तो आप बताइए, अगर पानी कम होगा तो बत्तख के दिन बिल्कुल खराब हो जाएंगे। अगर हम लोग जहां रहते हैं, हमारे लिए खाने के लिए अनाज ना हो, या मैं कहूं तो पहनने के लिए वस्त्र ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, तो हमारे दिन भी कैसे हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। और हम फिर क्या करेंगे? फिर हम उस स्थान से निकलेंगे या फिर वहां से हटेंगे और ऐसे स्थान में पहुंचेंगे जहां पे सारी सुविधाएं हमें आसानी से मिल सके। तो यमुना का पानी कम होने लगा, अब बत्तख के दिन खराब होने लगे। जब बत्तख के दिन खराब होने लगे तो ये कहीं ना कहीं निकलेगी
ऐसी जगह जहां पे इसे पानी मिले या फिर यहां से हटेगी। बात तो एक ही है, निकलना या हटना, या फिर हटेगी, ठीक है। और जब हटेगी तो ऐसी जगह जाके पनाह लेगी, क्या लेगी? पनाह। यानी कि जब उसके दिन खराब हो जाएंगे तो इसे क्या लेनी पड़ेगी? पनाह। पनाह लेनी पड़ेगी, और वो भी ऐसी जगह लेनी पड़ेगी जहां पे पानी की भरपूर मात्रा हो, जहां पे इसे भरपूर मात्रा में रहने के लिए पानी मिल जाए। चीज समझ आ रही है? बत्तख यमुना का पानी कम होगा तो इसके दिन खराब होंगे, दिन खराब होंगे तो यहां से निकलेगी या फिर हटेगी, और हटेगी तो ये फिर कहीं ना कहीं जाके पनाह लेगी जहां पे इसे सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं। अब चीजों को समझना, निकलने से याद आएगा आपको निकल सन, और हटने से याद आएगा आपको हट सन। ठीक, निकलने से क्या याद आएगा? निकल सन, और हटने से हट सन। ठीक है, निकलने से क्या याद आएगा? निकल सन, और हटने से क्या याद आएगा? हट सन। अब होता क्या है? दीन पनाह। जब निकलसन और हटसन ने अटैक किया किसके ऊपर? बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह जफर पर। जब बहादुर शाह जफर पर अटैक किया तो बहादुर शाह जफर डर की वजह से, भय से कहां के छिप गया? दीन पनाह में, जिसको बोलते हैं हुमायूं का मकबरा। दीन पनाह क्या है? हुमायूं का मकबरा है, जिसको इसकी पत्नी, हुमायूं का मकबरा इसकी पत्नी गुलबदन बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गुलबदन बेगम ने। लिखते रहिएगा थोड़ा सा, ठीक है। किसने बनवाया था? गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? किसका नाम क्या है? दीन पनाह है। कहाँ है? दिल्ली में है। बनवाया किसने था? इसकी पत्नी गुलबदन बेगम ने। और इस दीन पनाह में कई मुगल शासकों को या मुगल बादशाहों को दफनाया गया है। ठीक है, अब सुनिएगा। तो आपको याद हुआ बत्तख के दिन खराब होंगे तो कहीं ना कहीं जाके पनाह लेगी तो यानी कि वहां से निकलेगी या फिर हटेगी। निकलने से निकल सन, हटने से हट सन। दीन पनाह, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? गुलबदन बेगम ने। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। अब होता क्या है कि यहां से पकड़ा किसको? बहादुर शाह जफर को। जफर को यहां से पकड़ा, और पकड़ने के बाद हवाले इन दोनों ने किसके कर दिया? लॉर्ड कैनिंग के हवाले कर दिया। जब लॉर्ड कैनिंग के हवाले कर दिया तो लॉर्ड कैनिंग ने इसे भेज दिया कहां पे? रंगून, जो आज का क्या है? बर्मा, म्यांमार, रंगून, यानी कि रंगून भेज दिया। और रंगून में इसे काले पानी की सजा हुई, जहां पे इसकी मृत्यु 1862 को हो गई। और वहां पे इसने बोला था, जीवन के अंतिम दिनों में बोला था, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। तो आपको चीजें देखना, जोड़ना याद हुई होंगी, बिल्कुल याद हुई होंगी। अब सीधी सी बात यह है कि जब ये क्रांति हुई होगी तो सीधी सी बात है, इसमें खून खराबा हुआ होगा। खून से याद आ जाएगा आपका, क्रांति में क्या रहा होगा? खून। और खून से क्या याद आ जाएगा आपको? रंगून। ठीक है, निकलने से क्या याद आ जाएगा? निकल सन, हटने से याद आ जाएगा हट सन, और बत्तख से याद आ जाएगा बख्त खां। बत्तख से क्या याद आएगा भाई साहब को? बत्तख से याद आएगा बख्त खां। अब बात करते हैं, देखो दिल्ली के दमनकर्ता कौन थे? दिल्ली के नेतृत्वकर्ता कौन थे? उस समय वायसराय कौन थे? सॉरी, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल कहा जाता था उस समय किसको? इस तरह शब्द चलता था गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। इस क्रांति के बाद एक नया शब्द सुनने में आएगा, वायसराय। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्म सर्टन। कौन थे? पार्म सर्टन। एक मिनट सुन लीजिएगा। जिस समय क्या हुआ? जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्म सर्टन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अब ये जो क्रांति है, ये जो ज्वाला में भड़कती है, चिंगारी ज्वाला में भड़कती है, वो भड़कती है आपकी कहां से? मेरठ से 10 मई 1857 को। अब आपसे पूछे कि मेरठ के अंदर इस क्रांति का संचालन करता, नेतृत्व करता भारतीय कौन था? वो नेता कौन था? तो आप सुनिएगा। अगर आप कभी भी मेरठ जाते हैं ट्रेन से या फिर बस से, अगर आप मेरठ जाएंगे तो मेरठ जाकर के जब आप उस वाहन से नीचे उतरोगे तो सबसे पहले क्या रखोगे? सबसे पहले रखोगे कदम। क्या रखोगे? कदम। और कदम से याद आ जाएगा कदम सिंह। क्या याद आ जाएगा? कदम सिंह। बात समझ आ रही है? कदम सिंह था मेरठ के अंदर नेतृत्व करता किसका? 1857 के विद्रोह का। ठीक है, चीजों को समझते हैं, इस
इससे अगला एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें 10 से 15 मिनट के अंदर 1857 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो हम फिनिश कर देंगे। और ये मेरा विश्वास रखना, चाहे दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, जेल वार्डर हो, इन सब में जो भी जीएस आएगी उससे भी कहीं ज्यादा स्तर की आपको जीएस पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है। आप बताइएगा कैसा लगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, आज की क्लास में इतना ही काफी है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।